दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि हर फंड को एटलीस्ट 2-3 महीने में एक बार ही कवर कर लूं ताकि इन्वेस्टर्स को एक रेगुलर अपडेट मिलता रहे, लेकिन अभी थोड़ा मैं लेट हो गया इस फंड के लिए। लगभग 4-5 महीने पहले मैंने इस फंड का रिव्यू किया था, जब हमने डिटेल में इस फंड की सारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी देखी थी। हमने समझा था कि क्या ये अपने बेंचमार्क को उस वक्त बीट कर पा रहा था या नहीं कर पा रहा था, और उसके साथ हमने देखा था कि जो इस कैटेगरी के ऑल्सो दूसरे फंड्स हैं उनके साथ ये कैसा परफॉर्म कर रहा था। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। इस फंड का देखेंगे मेजरली कहां पे ये इन्वेस्ट कर रहा है, इसकी रिस्क रेशियोज आज के टाइम में कैसी चल रही है, क्या ये अब अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, अपनी और कैटेगरीज में के हिसाब से ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, और एंड में दोस्तों मैं बताऊंगा कि क्या अभी आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक लार्ज कैप फंड है और ये इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करता है। अगर आप बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो BSE 100 TRI इसका बेंचमार्क इंडेक्स इस वक्त चल रहा है और ये टोटल 38 कंपनीज में अभी अपना पैसा लगा रहा है। वहीं अगर हम इसकी लॉन्च डेट की बात करते हैं तो जनवरी 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। और दोस्तों अगर हम इसके फंड मैनेजर की यहाँ पर बात करते हैं तो मिस्टर श्रेयस दिवलकर जी इस फंड को सिंस नवंबर 2016 यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं। तो काफी कंसिस्टेंसी यहाँ पर दिखती है अगर आप यहाँ पर इसके फंड मैनेजर की बात करते हैं। उसके साथ साथ मिस्टर हितेश दास जी ने भी इस फंड को ज्वाइन किया नवंबर 2020 से। तो ये एक किसी भी फंड की एक पॉजिटिव बात दोस्तों होती है कि एक फंड काफी स्टेबल दिखता है अगर सेम फंड मैनेजर उस फंड को लंबे टाइम से हैंडल कर रहे होते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप यहां पर इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 34,000 करोड़ से ज्यादा का अभी इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका बहुत ज्यादा यहां पर दिख रहा है। एक लार्ज कैप फंड के हिसाब से भी 30,000 से ज्यादा अगर किसी का भी एसेट अंडर मैनेजमेंट हो जाता है तो ऐसा लगने लगता है कि अब थोड़ा मुश्किल हो सकता है उस फंड मैनेजर के लिए इस फंड को मैनेज करना। ये चीज हम आगे इसकी रिटर्न पे भी देखेंगे कि कैसी इसने रिटर्न दी है, क्या ये इस फंड साइज को हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे तो लार्ज कैप कंपनीज में इसने 94% के आसपास पैसा लगाया हुआ है, मिड कैप कंपनीज में 0.46% और स्मॉल कैप कंपनीज में कोई पैसा यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर मेजरली सारा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में ही लग रहा है और फंड ने अपने पास 5-6% का कैश भी रखा हुआ है। यानी फंड को अभी लग रहा है कि थोड़ा मार्केट करेक्ट हो सकता है और जब वो मौका मिलेगा तो ये 5-6% पैसा वहां पर लगाया जा सकता है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसकी एक्सपेंस रेशो पे बात करें तो एक्सपेंस रेशो इसकी काफी अच्छी है। 0.48% की एक्सपेंस रेशो इसकी चल रही है। तो काफी रीजनेबल ये एक्सपेंस रेशो अभी अपने इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। कैटेगरी एवरेज देखते हैं तो कैटेगरी एवरेज जो एक्सपेंस रेशो है वो 1.1% है। तो कैटेगरी एवरेज से लगभग आधे से भी कम एक्सपेंस रेशो इस फंड की है अभी। अब आइए दोस्तों इसकी हम एग्जिट लोड पे एक बारी बात कर लेते हैं। एग्जिट लोड पे अगर इसकी हम बात करते हैं तो दोस्तों अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाला तो 10% तक यूनिट पे आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप 10% से ज्यादा यूनिट 1 साल के अंदर निकालते हैं तो वहां पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अब दोस्तों आइए इस फंड की रिस्क रेशो से इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो 17.43 है, शार्प रेशो की बात करें 0.92 है और टर्नओवर रेशो की बात की जाए तो 49% है। कैटेगरी एवरेज से कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में। यानी कि जितनी कम ये रहती है स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी ही कंसिस्टेंसी किसी भी फंड की रिटर्न्स में दिखती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में ये कैटेगरी एवरेज से अच्छा है। शार्प रेशो दोस्तों किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न। तो शार्प रेशो जितनी ज्यादा होती है उतनी एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिखाती है। शार्प रेशो के मामले में भी ये फंड अच्छा दिख रहा है। टर्नओवर रेशो दोस्तों ये बताती है कि किसी भी फंड में कितनी ज्यादा कोई फंड मैनेजर सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर रहा है, और जितनी ज्यादा कम होती है टर्नओवर रेशो उतनी ज्यादा एक बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी
किसी भी फंड की दिखाती है। तो टर्नओवर रेशो इसकी कैटेगरी एवरेज के आसपास की है, और अगर आप देखेंगे 70-80% तक की भी अगर टर्नओवर रेशो होती है तो वो एक अच्छी स्टेबल फंड की निशानी होती है कि एक फंड लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में कंपनीज को ऐड कर रहा है। तो रेशोज इसकी यहाँ पर सारी अच्छी दिख रही है अगर आप कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। अब आइए दोस्तों सेक्टर वाइज एलोकेशन देख लेते हैं। तो सिंस ये लार्ज कैप फंड है तो यहाँ पर लार्ज कैप फंड्स में यही देखा गया है कि फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा एलोकेशन होता है। यहाँ पर भी दोस्तों वही देखने को मिल रहा है, 37% के आसपास का एलोकेशन इसने यहाँ पर किया हुआ है फाइनेंशियल सेक्टर में। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 20%, सर्विसेज में 9%, हेल्थ केयर में 5% और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी 5% के आसपास यहाँ पर एलोकेशन दिख रहा है। तो मेजरली आप देखेंगे तो ये 2-3 सेक्टर्स में इसने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। लगभग 60-70% पैसा इसने ये 3 सेक्टर में ही लगाया हुआ है। और नॉर्मली हमने यही देखा है क्योंकि टॉप 100 कंपनीज में से काफी सारी कंपनीज बैंक होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में ज्यादा एलोकेशन है। कंपनीज की अगर हम बात कर लें दोस्तों तो सबसे ज्यादा एलोकेशन आईसीआईसी बैंक में किया हुआ है 9.5% के आसपास। इन्फोसिस में इसने 9.3% पैसा लगाया हुआ है। उसके बाद आ जाता है बजाज फाइनेंस जिसमें 9% पैसा है। उसी तरह अगर आप देखेंगे टीसीएस, एवेन्यू सुपरमार्ट, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी, अल्ट्राटेक सीमेंट और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो टॉप 10 में आपको वही चीज देखने को मिलेगी कि बहुत ज्यादा यहाँ पर टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सेक्टर में एलोकेशन है। फाइनेंशियल सेक्टर में देखेंगे आईसीआईसी बैंक, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तो बहुत सारी यहाँ पर फाइनेंशियल कंपनीज हैं। उसके बाद इन्फोसिस और टीसीएस में भी काफी अच्छा खासा एलोकेशन है। तो मेजरली अगर आप देखेंगे इसने निफ्टी 50 की कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है। उसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 की भी 1-2 कंपनीज यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अब आइए इसकी रिटर्न्स पे हम लोग एक बारी बात कर लेते हैं। तो रिटर्न्स पे अगर हम बात करते हैं तो एक साल में अगर आप देखेंगे आपके लगाए हुए 10,000 रुपए इस फंड ने 11,400 के आसपास बना दिए हैं। वहीं अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए लगाए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 24,000 के आसपास बना दिया। 19% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको 5 सालों में जनरेट करके दी है। सिंस इंसेप्शन यानी कि जनवरी 2013 में अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपए लगाए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 41,000 के आसपास बना दिया है। हो सकता है दोस्तों आपको इसकी 19% और 17% की रिटर्न देख के बहुत कम रिटर्न लग रही हो, लेकिन एक लार्ज कैप फंड अगर आपको 19% 17% की रिटर्न दे रहा है लॉन्ग टर्म में तो काफी अच्छी रिटर्न आप मान सकते हैं, क्योंकि लार्ज कैप फंड में जो रिस्क होता है वो कंपैरेटिवली काफी कम माना जाता है। वहीं अगर आप एसआईपी की बात करते हैं तो अगर आप 1,000 रुपए पर मंथ से एसआईपी करा रहे होते तो 5 सालों में 60,000 की आपकी लागत में इस फंड ने 96,000 के आसपास बनाए हैं। 24% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको 5 सालों में जनरेट करके दी है। एसआईपी की बात करें 3 सालों में 21% और 2 सालों में 19%। तो दोस्तों यहां पर देखने को क्या मिल रहा है कि लॉन्ग टर्म में एसआईपी में इसने बेटर रिटर्न दी है इन कंपैरिजन टू अगर आपने वन टाइम पैसा लगाया होता। अब दोस्तों किसी भी फंड की रिटर्न को जानने के लिए कि क्या ये अच्छी रिटर्न है, बुरी रिटर्न है, तो आपको 2 चीजों से इसको कंपेयर करना जरूरी है। एक तो उस कैटेगरी के जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स है उससे उसको कंपेयर करिए। दूसरा जो बेंचमार्क है उसका, उससे उसको कंपेयर कीजिए कि क्या वो अपने बेंचमार्क को रेगुलरली बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले इसकी हम बेंचमार्क की रिटर्न्स को देख लेते हैं, उससे कंपैरिजन कर लेते हैं। तो इसका बेंचमार्क है जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था BSE 100। तो अगर आप 1 और 2 सालों में देखेंगे तो ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है। 1 साल में इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 18% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 15% की। 2 सालों में इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 22% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 19% की रिटर्न दी है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचते हैं, आप 3 साल 5 साल देखते हैं तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, जो कि एक काफी पॉजिटिव बात है। 3 सालों में इस फंड ने 20% की रिटर्न दी है, इसके बेंचमार्क ने 18% की रिटर्न दी है। वहीं 5 सालों में इस फंड ने 19% की रिटर्न दी है और इसके बेंचमार्क ने 16% की रिटर्न दी है। तो अभी अगर आपने रिसेंटली इस फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया होगा 3, 4, 6 महीने में, 1 साल में, तो हो सकता है आपकी रिटर्न्स उतनी खास आपको ना दिख रही हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अच्छी बेंचमार्क को बीटिंग रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट कर पा रहे होंगे।
अब आइए दोस्तों इस फंड को हम कंपेयर कर लेते हैं इस फंड की जो लार्ज कैप फंड है इसकी कैटेगरी के और अच्छे फंड से, ताकि आपको एक आइडिया मिलेगा कि ये फंड अभी कहां पर स्टैंड कर रहा है। तो दोस्तों अब अगर हम इस फंड का कंपैरिजन करते हैं मिराई एसेट लार्ज कैप फंड और कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड के साथ, जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के और फंड्स हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर आप एक साल में यहाँ पर कंपैरिजन देखेंगे तो आप एक साल में देख सकते हैं कि एक्सिस ब्लू चिप ने सबसे कम रिटर्न दी है। अगर आप इन तीनों को देखते हैं, मिराई एसेट ने 18% के आसपास की रिटर्न दी है, कैनरा रोबेको ने 17% के आसपास की रिटर्न दी है, वही इस फंड ने 14 to 15% के आसपास की रिटर्न दी है। तो डेफिनेटली एक साल में ये फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो ये बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है और जो अदर इसी कैटेगरी के फंड्स हैं उसको भी ये परफॉर्मेंस में बीट नहीं कर पा रहा है। वहीं दोस्तों अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म में चलते हैं, 5 सालों में देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इन तीनों फंड्स को कंपेयर करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये फंड अभी भी मिराई एसेट लार्ज कैप और कैनरा रोबेको ब्लू चिप जैसे फंड्स को आराम से बहुत ही आसानी से बीट कर पा रहे हैं, अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर पा रहा है। तो लॉन्ग टर्म में ये फंड अच्छी अभी भी रिटर्न्स दे रहा है, लेकिन पिछला 1-1.5 साल इस फंड का अच्छा नहीं जा रहा है समवेयर, क्योंकि ये फंड क्या है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड फंड है और ये एक बार ही जिन कंपनीज को ऐड करता है उनको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है और बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेता है। तो वो चीज है कि जो इसने अभी 1-1.5 साल से जो कंपनीज को ऐड किया हुआ है वो परफॉर्म नहीं कर रही है। जैसे कि हमने देखा है कि टॉप के जो बैंक्स है, एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, ये पिछले 1-1.5 साल से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और यही चीज इसके परफॉर्मेंस पे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी इसके पोर्टफोलियो में है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है पिछले 1-1.5 साल से, तो वही इंपैक्ट इसके पोर्टफोलियो में यहाँ पर आते हुए दिख रहा है। अब दोस्तों इसको मैं एक पैसिव फंड से भी आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड से भी इसको एक बार हम यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसको एक पैसिव फंड यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड से भी कंपेयर करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये उस फंड को भी यहाँ पर बीट कर पा रहा है। तो लॉन्ग टर्म में इसकी परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, ये लगभग जितने भी अच्छे फंड्स हैं उनको यहाँ पर बीट कर पा रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो 1-1.5 साल में इसकी बेट्स हैं वो यहाँ पर नहीं चल रही है, जिसकी वजह से 1-1.5 साल में ये फंड परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और दोस्तों अगर आप लोगों को भी टिकर टेप का ऐसे ही यूज करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दिया है। अब दोस्तों बात आती है कि क्या आपको इस फंड में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो अब दो तरीके के इन्वेस्टर्स की बात आती है। पहले तो वो इन्वेस्टर्स हैं जो नए इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, कोई लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दूसरे वो इन्वेस्टर्स हैं जो इस फंड के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन इन्वेस्टर्स की बात आती है। तो सबसे पहले अगर आप एक नए इन्वेस्टर्स हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा, इस टाइम जितनी वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल रही है, इट्स बेटर कि आप एक पैसिव फंड में इन्वेस्ट करें। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो गया या कोई और निफ्टी इंडेक्स फंड हो गया जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा और भी लार्ज कैप फंड्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मैंने अपनी अलग वीडियोस में डिस्कस किया है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा कि लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस इस फंड की अच्छी है, तो आप अभी थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं, 3-4 महीने और इस फंड को दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म की इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कंसिस्टेंसी भी इस फंड में हमें देखने को मिली है, इसकी जो रिस्क रेशियोज है वो भी काफी अच्छी दिख रही है। तो आप थोड़ा पेशेंस अभी रख सकते हैं इस फंड में से अपना पैसा निकालने की वजह से। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। और दोस्तों अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।